हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर रेगुलर क्लासेस फॉर क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर्स कंप्लीट किया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सीखा है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसको हम बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय यूज करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? हम लोग प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे फाइनल अकाउंट बनाना, जिसमें कि हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती थी और जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना था, उसके लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग उसके लिए फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वहां भी फाइनल अकाउंट बनाते थे और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग फाइनल अकाउंट ही बना रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस साइड आपका रहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और मैं एक साइड रखता हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एक्टिविटीज होते थे वो बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते थे? बिजनेस एक्टिविटीज होते थे, बिजनेस एक्टिविटीज होते थे। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होता था? यहाँ पे लाइक सेल्स होते थे। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करते थे। ठीक है, यहाँ पे सेल होते थे। अब बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सेल नहीं करते, हम लोग कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? कोई सोशल एक्टिविटीज करते हैं। सोशल हो गया, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज हो गया, कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज हो गया। तो इस तरह के एक्टिविटीज को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सेल नहीं होता। यहाँ पे जनरली, जनरल टर्म में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल नहीं होता। अब बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे? क्योंकि वहां पे ट्रेड होता था, हमको जानना रहता था कि हमारे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट बनाते थे, जिससे हमें पता चलता था कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हमें पता चलती थी कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज है। अब बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट में यहाँ पे बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया और कितना बैलेंस बचा है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम बनाते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे भी इनकम एक्सपेंडिचर से हमें पता चलता है कि कितना हमारे पास सरप्लस बचा हुआ है, खर्चा करके हम हमें जो इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ, सरप्लस कितना हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो देखो, यहां भी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहां भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहां पे भी हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट की बात की थी। यहां पे भी हम लोगों ने सीखा था बहुत सारे एडजस्टमेंट। ठीक है, और कैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट को इंपैक्ट डाला जाए, वो हम लोगों ने क्लास 11th में सीखे थे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आए थे, जैसे सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आए थे। सेल से रिलेटेड क्या हो सकता है? जैसे कि बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे, जैसे मैनेजर कमीशन हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम, तो बहुत सारे आते थे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो, यहां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो यहां भी हमारे पास एडजस्टमेंट आएंगे, यहां भी एडजस्टमेंट आएंगे।
बट यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आएंगे, क्या सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगे? बैड डेट्स हो सकता है क्या? अब हम बेच ही नहीं रहे हैं तो हमारे पास बैड डेट्स कहाँ आएगा? अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम वॉलेंटियर रखते हैं, ठीक है, जो समाज सेवा के उद्देश्य से काम करता है, तो हमें मैनेजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कमीशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होते थे वो जनरली आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेंगे, किस तरह के एडजस्टमेंट मिलेंगे? आपको मिलेंगे, कोई इनकम है, अब इनकम आउटस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है। इनकम क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या एडवांस में इनकम दे दिया जाएगा, कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया, कोई एडवांस में चंदा दे दिया, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये भी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, एडवांस हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास स्टॉक से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, आपको डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेचते कुछ भी नहीं है, तो हमको बैड डेट्स सेल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेंगे। बट आपको कोई आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल सकते हैं, कोई एडवांस से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल सकते हैं, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको मिल सकते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो उसमें एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम उसके पीछे थोड़ा सा रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करते थे और जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट में जब आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे तो वो कहां से बनता था? ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट ये कहां से बनता था? ये बनता था ट्रायल बैलेंस से। ये कहां से बनता था? ट्रायल बैलेंस से। और देखो, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर के बैलेंस दिए हुए होते हैं, जितने भी सारे लेजर्स होते हैं, ठीक है, खाते हुए ही होते हैं, उनके बैलेंस दिए होते हैं। बट जब आप बनाओगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाओगे, तो वहां पे जनरली, अगर मैं जनरली बात करूं तो आपको क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, और बोला जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको एडजस्टमेंट क्यों ज्यादा मिलेंगे, बट बहुत ही आसान आसान एडजस्टमेंट मिलेंगे, जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से समझ के आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2020 में हम लोगों ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, 2020 में। तो 2020 का हम एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? डेबिट में सारे रिसिप्ट होते हैं और क्रेडिट में सारे पेमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या रख दूं? सारे रिसिप्ट को रख देता हूं और यहाँ पे सारे पेमेंट्स को रख देता हूं, ठीक है। ये अमाउंट्स का कॉलम हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि 2020 में मान के चलो आपने चैरिटेबल ट्रस्ट किया, तो शुरुआत में जो ट्रस्ट होता है वो अपने मेंबर से कुछ कॉर्पस के रूप में पैसा लेता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। तो वो पैसा मान के चलो हमारे पास आया 1 लाख रुपया, कैपिटल फंड, सब सारे मेंबर ने कुछ कुछ पैसा देके कैपिटल जुटाया 1 लाख, ठीक है। साल भर में चैरिटी करने के लिए हमारे पास कुछ डोनेशंस भी आए, ठीक है। डोनेशन मान के चलते हैं 50,000। कुछ चंदे भी आए सब्सक्रिप्शन के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में कुछ चंदे भी हमारे पास आए, मान के चलते हैं 50,000। तो टोटल मिला के हमारे पास 2 लाख रुपए हमारे ट्रस्ट में 2020 में आए। शुरुआत में हम चूंकि शुरू किए थे तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस कैश की नहीं थी, इसीलिए आप देख सकते हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं रखा। अब देखो, अब हमने जब ट्रस्ट शुरू की तो हमारे लिए कुछ फर्नीचर्स, अब भले ही हम चैरिटी करेंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे, बट हमारे पास भी कुछ एसेट होनी चाहिए जो जिससे हम चैरिटी और सोशल एक्टिविटी कर सके। तो मुझे हम लोगों को कुछ फर्नीचर की आवश्यकता हुई, तो हम लोगों ने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। तो जब फर्नीचर खरीदा तो उसका पेमेंट हुआ, तो वो पेमेंट साइड में हमने उसको दिखाया, मान के चलता हूं 50,000, ठीक है। 50,000 हमने फर्नीचर खरीदा।
अब शुरुआत था तो हम लोगों को कुछ और भी सारे एसेट, जैसे मुझे कंप्यूटर की दरकार थी क्योंकि सोशल एक्टिविटी में भी हमें कंप्यूटर की भी जरूरत थी जो हिसाब लेन देन को मेंटेन कर सके, तो हमने कंप्यूटर खरीद लिया। मान के चलता हूँ कंप्यूटर भी हमने 50,000 में खरीदा, ठीक है। और हमने क्या किया, 60,000 का चैरिटी कर दिया, सोशल एक्टिविटीज में खर्चे किए, तो हमने चैरिटी किया। चैरिटी कितना का किया, 60,000 का। तो टोटल अब देखो पूरे साल के अंत में हमारे पास कितना बचा, तो हमने टोटल रिसिप्ट किए थे 2 लाख रुपीज और हमने खर्चे कितने किए 1,60,000, तो बचा कितना 40,000। ये होता है बैलेंस सी बाई डी, यानी इतने रुपए बच गए बाय बैलेंस सी बाई डी। इसमें कैश भी होंगे और बैंक भी होंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 की, मैं यहां पे रख लेता हूं, यहां पे मैं बात करता हूं 2021 की। अब देखो 2021 में हमारे पास, अब हम खाली हाथ नहीं है, हमारे पास कुछ पैसे हैं जो पिछले साल से आ रहे हैं 40,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग शुरुआत में ही वहां से शुरू करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग शुरू करेंगे 40,000 से, ठीक है। इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब देखो आपके पास कितने ओपनिंग बैलेंस थे, ओपनिंग बैलेंस डी कितना था 40,000। अब आपको खुद की पैसे लगाने की जरूरत नहीं, कैपिटल फंड, क्योंकि अब आपके जो ट्रस्ट है उसमें डोनेशन आने लगे हैं। तो आपको डोनेशन मिला 2021 में, आपको डोनेशन मिला 20,000 की, मैं इसको 60,000 कर देता हूँ, 60,000 की। और आपको चंदे मिले, सब्सक्रिप्शन मिले, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिले 1 लाख की। और आपने क्या किया, इस साल ऑलरेडी आपने फर्नीचर वगैरह खरीद लिया था तो एसेट खरीदने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन आपके वॉलंटियर को मान के चलो दिक्कत हो रही थी कि उनको सोशल एक्टिविटी करने के लिए व्हीकल की जरूरत थी, गाड़ी की जरूरत थी, तो आपने एक गाड़ी खरीदा, ठीक है। आपने एक उनके लिए बाइक खरीद के दिया अपने वॉलंटियर के लिए कि वो सोशल एक्टिविटी कर सके, तो उसके लिए आपने पेमेंट किया 1 लाख रुपीज, ठीक है। और आपने सोशल एक्टिविटी में चैरिटी वगैरह, चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपने खर्चे किए कुल मिला के 50,000 रुपीज। फिर भी आपके बैलेंस कितने बचे आप देख सकते हो, इसको जोड़ो तो ये हो गया 2 लाख रुपीज, इधर भी 2 लाख रुपीज। ये फिगर्स मैंने वैसे ही एज्यूम किया है, ठीक है। अब 2 लाख में से 150 घटा दो तो आपका बैलेंस बचा 50,000 बाय बैलेंस सी बाई डी। मैं समझाना क्या चाहता हूं, अब देखो मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब 2020 में आपने शुरू किया था तो आपने फर्नीचर खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। बट 2021 की अगर मैं बात करूं, अब यहां देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आपको क्या हो रहा है कि आपको पुरानी वाली जो पिछले साल आपने फर्नीचर खरीदा था, आपने कंप्यूटर खरीदा था, वो आपको नजर नहीं आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। वो नजर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है नजर, क्योंकि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को दिखाया जाता है जो करंट ईयर से बिलोंग होता है, यानी करंट ईयर में जो पैसा आता है और करंट ईयर में जो पैसा जाता है बस उसी को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये फर्नीचर और कंप्यूटर, ऐसा तो नहीं है कि ये फर्नीचर और कंप्यूटर क्या हुआ कि पिछले साल हमने खरीदा था और इस साल खत्म हो गया, वो तो आगे भी चलेगा। बट हमारे पास यही प्रॉब्लम होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट अब जब बनाओगे तो आप देखोगे क्या कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे रिसिप्ट और सारे पेमेंट तो दिए, लेकिन जो हमारे पास जो पहले से एसेट चले आ रहे हैं या कोई लाइबिलिटीज चले आ रहे हैं उसका उसका डिटेल तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, वो एडजस्टमेंट में मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया रहेगा। इसीलिए आप देखोगे क्या कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि एसेट को कहाँ दिखाना है, लाइबिलिटीज को कहाँ दिखाना है। बट जो एसेट और लाइबिलिटीज के अलावा जो एडजस्टमेंट होते हैं वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनकम से जुड़े हुए एडजस्टमेंट की। अब देखो एडजस्टमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो फीस कलेक्शन मेरी क्या है, इनकम है, फीस क्या है, मेरी इनकम है, ठीक है। अब फीस क्या हो सकती है, दो, या तो आउटस्टैंडिंग हो सकती है या फिर एडवांस में मिल सकता है, ठीक है।
अब देखो आउटस्टैंडिंग में भी आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे। एक आउटस्टैंडिंग हो सकता है कि इसका संबंध पिछले साल से हो, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग हो सकता है जिसका संबंध करंट ईयर से हो, या एक ऐसा एडवांस जिसका संबंध पिछले साल से हो, या एक ऐसा एडवांस जिसका संबंध करंट ईयर हो। तो नॉर्मली आपको एडजस्टमेंट जो है दो ही टाइप के मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और दूसरा एडवांस। एडवांस को भी बहुत अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है, प्रीपेड मिल सकता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को अनपेड बोल सकते हैं। तो आपको दो ही टाइप के बेसिकली एडजस्टमेंट मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। अब आउटस्टैंडिंग में भी दो मिल सकते हैं अलग अलग, या तो करंट ईयर के हो सकते हैं या पास्ट ईयर के हो सकते हैं, एडवांस भी करंट ईयर के या लास्ट ईयर। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो, अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, अगर बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा क्या, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो बाबू वही सारे रिसिप्ट आते हैं और सारे के सारे पेमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कोई भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अनलेस कि ये ऐसा एडजस्टमेंट हो जो कि रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है बट उसका इंपैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं गया है, तो हमें उसे दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज सारे के सारे एडजस्टमेंट के इंपैक्ट जो है या तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट है और उसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। ये मैंने आपको बना दिया एक फॉर्मेट और दिखा रहा हूं कि बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या पड़, क्या। अब देखो, यहां पे मैं डालता हूं पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इधर हो गया आपका बैलेंस शीट। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कोई भी इनकम सबसे पहले आपको वो कहां दिखेगा, वो दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के किस साइड, रिसिप्ट साइड। कोई भी इनकम जो रिसिप्ट हुआ है पूरे साल भर में वो कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में मिलेगा। तो यानी कि वो रहेगा, अमाउंट कहां दिया रहेगा, अमाउंट गिवन इन रिसिप्ट, यहाँ पे रिसिप्ट साइड में, यानी रिसिप्ट कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। अब वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कहां रहेगा, डेबिट साइड में, ठीक है। अब कोई भी इनकम, मान के चलते हैं सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो सब्सक्रिप्शन कहां रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे में रहेगा वो एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में है उसको कहां ले जाएंगे, वो इनकम है तो वो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ले जाए। हम आपको बताए थे कि डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट पड़ता है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हो वो क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चला जाता है, और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में हो तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाता है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट के किस साइड में, डेबिट साइड में, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कहा जाएगा, ये जाने वाला है क्रेडिट साइड में। कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब चूंकि ये एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ था, तो इसका डबल इंपैक्ट नहीं, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका केवल एक इंपैक्ट जाएगा, तो हमने दिखा दिया इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ अगर इसको बैलेंस शीट में हमको नहीं दिखाना है, अगर कोई भी इनकम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में आपको दिख रहा है तो उसे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखा देना है। क्यों, क्योंकि वो आपका इनकम है, क्योंकि ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसका डबल इंपैक्ट कहीं पे भी दूसरे जगह यानी कि बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की, तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट मिलेगा। मैंने बोला एडजस्टमेंट आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक तो आउटस्टैंडिंग, दूसरा एडवांस। एक तो आउटस्टैंडिंग, दूसरा एडवांस। अब आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट भी जो आपको मिलने वाले हैं वो, और मैं लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, मैं इनकम की बात कर रहा हूं, अभी सारे इनकम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम
ये कब के मिलेंगे? एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के खत्म होने के टाइम पे मिलेंगे। करंट ईयर, सी वाई फॉर करंट ईयर। देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, सी वाई मतलब होता है करंट ईयर, एल वाई का मतलब होता है लास्ट ईयर, ठीक है, और एन वाई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये बस आप दिमाग में रखना, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, तो मैंने क्या बोला? आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड ऑफ करेंट ईयर आपको मिलेंगे। दूसरा मिल सकता है आउटस्टैंडिंग इनकम द एंड ऑफ लास्ट ईयर, द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। और फिर होगा, मिलेगा एडवांस के नेचर का। अगर कोई एडवांस इनकम होगा तो वो भी हो सकता है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, या हो सकता है एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। कोई भी एडवांस इनकम एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट को समझने से पहले आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है, वो आप देख लो। ये रहा स्केल। अब मैं बात करता हूं कि ये आपका, देखो अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये 2021 2020 की बात कर रहा हूं, ये आपका करंट ईयर है, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूं 2020 जो आपका करंट ईयर है, ठीक है। इस साल के लिए आपको क्वेश्चन बोला है फाइनल अकाउंट बनाने की। इससे पिछला साल कौन सा होगा? 2019, ये क्या होगा? लास्ट ईयर, ठीक है। और अगला साल नेक्स्ट ईयर क्या है? अगला साल है 2021। अब देखो ये आपके लिए, आपको करंट ईयर में बोला है फाइनल अकाउंट बनाना। कौन सा ईयर में बोला है? 2020। अब देखो आपको या तो कैलेंडर ईयर आपका चलेगा, क्या होगा? या तो कैलेंडर ईयर चलेगा या फिर आपका अकाउंटिंग ईयर चल सकता है। करंट कैलेंडर ईयर क्या होता है कि जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। 1 जनवरी में शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। या अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल में शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म, ठीक है। बट दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जनवरी में शुरू हुआ और दिसंबर, अगर दिसंबर में खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को बनाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि उस साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी से। और अगर 31 मार्च को बनाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब उस साल की शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। तो ये याद रखिएगा, जो आपका जो ईयर होगा या तो जनवरी से शुरू होगा 1 जनवरी से, और खत्म कब होगा? 31 दिसंबर। तो ये क्लियर है कि अगर 31 दिसंबर बोल रहा है तो इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई होगी 1 जनवरी को, ठीक है। दूसरा, अगर आपको बोला 31 मार्च को आपको फाइनल अकाउंट बनानी है, तो इसका मतलब इसकी शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई। ये अकाउंट के स्टूडेंट को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस लॉजिक को समझना जरूरी है कि अगर 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हुआ, इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी को। उसी तरह से 31 मार्च को क्लोज हुआ तो इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल से, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब 2019 मैंने बता दिया कि ये आपका लास्ट ईयर था, 2020 आपका करंट ईयर है, यहां पे आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। और 2021 जो है ये आपका नेक्स्ट ईयर है, यानी अगला साल, ठीक है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। मैंने बात किया था कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, फीस हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी फीस आउटस्टैंडिंग चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने फीस पे नहीं किए हैं, आपने फीस पे नहीं किए। इसका मतलब ये है, अब ये बताओ इसका संबंध पिछले पिछले से है या अगले से है? यानी पिछले महीना, या बोल सकते हैं पिछले साल से है, या अगला महीना, या अगले साल से। अगर मैं ये बोलता हूं कि आपकी फीस आउटस्टैंडिंग चल रही है, यानी आपने ट्यूशन फी नहीं दिया, इसका मतलब हुआ कि आपने पढ़ लिया है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब हम पिछले महीना या पिछले साल की बात कर रहे हैं, यानी हम पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं, करेक्ट। यही होता है लॉजिक आउटस्टैंडिंग का मतलब, कि हमने वो अपने क्या किया, आपने पढ़ाई कर ली बट आपने पेमेंट नहीं की। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का संबंध क्या होता है? पीछे से होता है,
इस लॉजिक को समझो, आपको रट्टा लगाने का जरूरत नहीं होगा अगर आप लॉजिक को समझ जाते हो कि आउटस्टैंडिंग का संबंध पीछे से है या आगे से। ठीक है, तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो उसका संबंध क्या होता है, पीछे से होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का संबंध क्या होता है, पीछे से होता है। अब एक चीज देखो, मैं बना रहा हूं 2020 का फाइनल अकाउंट। ठीक है, एक चीज देखो, आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी एडजस्टमेंट हो, चाहे खर्चे से जुड़े हो या इनकम से जुड़े हो, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट है, आप जिस साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, आपने जिस साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हो, अगर कोई भी खर्चा या इनकम उस साल से संबंधित है, तब तो हम उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर पीछे से संबंधित है, हम बना रहे हैं 2020 का, ठीक है, तो 2020 में जो भी इनकम और एक्सपेंसेस फॉल करते हैं उसको हम जोड़ लेंगे। अगर वो नहीं इंक्लूड है तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर वो पिछले साल से संबंधित है या अगले साल से संबंधित है, हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। बहुत नॉर्मल लॉजिक है कि जिस साल आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, अगर कोई भी खर्चा या इनकम का संबंध अगर उस साल से है और वो एडजस्टमेंट में पड़ा हुआ है तो हम उसको जोड़ देंगे। अगर उसका संबंध लास्ट ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से है तो हम लोग क्या करेंगे, घटा। अब यार जरा बाबू देखो कि आउटस्टैंडिंग फीस था या कोई भी इनकम था, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग का संबंध क्या है, पीछे से। पीछे से यानी आपने पुराने पीरियड में आपने पढ़ाई कर ली लेकिन आपने ट्यूशन फी जमा नहीं, इसीलिए हम बोले कि आउटस्टैंडिंग, तुम्हारा ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग है, इसका संबंध पीछे से। आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग क्या है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अब पीछे की तरफ जा रहा है तो अब यहां पे एक चीज देखो, अगर आउटस्टैंडिंग, अब मैं 2020 का बात करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि ये बिगनिंग है, ठीक है, और ये एंड है। तो आपको जो आउटस्टैंडिंग दिए होंगे, ठीक है, आपको जो आउटस्टैंडिंग आपको मिलेगा वो मिलेगा, मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो, आपको आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको क्या बोला कि आउटस्टैंडिंग या तो रह सकता है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर या एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, है कि नहीं। तो एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एंड कहां हो रहा है करंट ईयर का, यहां हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग यहां आपको मिल जाएगा। और एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो देखो, जहां अपने करंट ईयर की शुरू होती है वहां यहां पे 2019 यानी कि लास्ट ईयर का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यानी बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर का जहां एंड हो रहा है वहां करंट ईयर का क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। तो अपने एक ही वर्ड होता है, अगर मैं ये बोलूं एंड ऑफ द लास्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। इस लॉजिक को भी सीख लो। अगर मैं ये बोलूं एंड ऑफ लास्ट ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो ये जो होता है, और मैं बोलूं बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। अब लास्ट ईयर क्या था, 2019 था, 2019, और एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर क्या है, 2020। ये दोनों सेम ही होता है, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी जहां पिछला साल का शुरू हो रहा है, ठीक है, जहां पिछला साल खत्म हो रहा है वहां करंट ईयर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो आउटस्टैंडिंग या एडवांस कुछ भी दिए रहेंगे, या तो एंड ऑफ द लास्ट ईयर दे रहेंगे या एंड ऑफ द करंट ईयर दे रहेंगे। तो अगर ये चीज देखो, अगर आउटस्टैंडिंग यहां पे है तो इसका संबंध क्या होगा, पीछे से होगा। इसका संबंध क्या होगा, पीछे से होगा, यानी इधर की ओर भाग रहा है। अब जरा आप बताओ कि ये करंट ईयर में है या करंट ईयर से बाहर की ओर जा रहा है। देखो, हमारा करंट ईयर क्या है, 2020 है, और ये आउटस्टैंडिंग यहां पे मुझे बोला जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर जाता है, यानी पीछे की ओर भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट ईयर में ये फॉल नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा। अब बात करते हैं इस आउटस्टैंडिंग की, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दिया रहेगा, तो ये किधर भागेगा, पीछे की ओर भागेगा। अब अगर इसको पीछे की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि फिर भी पीछे की ओर भाग रहा है, तो ये किस में रहा है, करंट ईयर में ही है, 2020 के अंदर ही आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है कि आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर भागता है, और अगर आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द लास्ट ईयर दिया हुआ है, एंड ऑफ द लास्ट ईयर यानी कि ये लास्ट ईयर से संबंधित है, ये पीछे की ओर भाग रहा है, यानी करंट ईयर में फॉल नहीं कर रहा है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम एंड ऑफ द लास्ट ईयर है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे बाबू, इसलिए हम घटा रहे हैं क्योंकि ये हमारे करंट ईयर में फॉल नहीं कर रहा है।
लेकिन अगर बोले आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर भी भाग रहा है, लेकिन ये साल के अंत का है, यानी ये पूरे साल भर का आउटस्टैंडिंग है, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर के एंड में हो तो हम जोड़ेंगे, और अगर हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर के एंड में है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। मैं आपको याद करने के लिए तो नहीं बोला, मैंने बहुत आसानी से मैंने आपको ये लॉजिक दिया कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पिछले पीरियड से संबंधित होता है। कब का संबंधित होता है, पिछले पीरियड। तो अगर लास्ट ईयर के अंत का है, इसका मतलब हुआ कि वो लास्ट ईयर से संबंधित है, और अगर करंट ईयर के अंत का है, इसका मतलब वो करंट ईयर से संबंधित है। तो करंट ईयर से संबंधित है, फाइनल अकाउंट जिस साल का बना रहे हो, कोई भी खर्चा और इनकम जो उस साल से बिलोंग करता है, उस साल फॉल करता है, उसी को हम जोड़ेंगे। बाकी जो पिछले साल से संबंधित है या अगले साल से संबंधित है, हम उसको क्या करेंगे, घटा। ये तो क्लियर हो गया। चलो, आउटस्टैंडिंग समझ गए। ये भी आप जो मैंने डायग्राम बताया, जरूर वीडियो को पॉज करके आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हो सकता है इस लॉजिक को आप भूल जाओगे, बट ये लॉजिक अगर आपको याद रहेगा तो कभी भी आपको रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से समझ गए कि आउटस्टैंडिंग जो होता है पिछले पीरियड से संबंधित होता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पिछले से संबंधित होता है। तो अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो लास्ट ईयर से संबंधित है, ठीक है, और अगर करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो करंट ईयर से संबंधित है। तो वेरी क्लियर है। तो करंट ईयर से संबंधित है तो जोड़ेंगे, लास्ट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग है तो घटाएंगे। चलो, अब हम बात कर लेते हैं एडवांस की, ठीक है। लॉजिक यही रहने वाले हैं, इसी को मानते हैं कि 2020 हमारा करंट ईयर है, 2019 और 2021 लास्ट ईयर है। अगर मैंने आपको ये बोला कि आपने एडवांस फी दे रखे हैं, एडवांस फी मतलब हुआ कि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एडवांस में आपने पैसा जमा कर, आपने क्या किया, एडवांस में, इसका मतलब आप आगे पढ़ोगे। अगर कोई भी एडवांस होता है तो उसका संबंध आगे से होता है या पीछे से होता है, आगे से होता है, क्योंकि आपने एडवांस दे रखे, इसका मतलब हुआ कि मुझे पढ़ाना अभी बाकी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में पढ़ाऊंगा, उससे अगले मंथ में पढ़ाऊंगा, यानी एडवांस का संबंध आगे से होता है। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग का संबंध पीछे से था, उसी तरह से एडवांस का संबंध क्या होता है, आगे से होता है। तो अगर बात करें एडवांस, अगर आपको 2020 के शुरू में या 2019 के अंत में, यानी लास्ट ईयर के एंड में, मैंने बोला दोनों लॉजिक सेम ही है। अगर हमको बोल रहे हैं लास्ट ईयर का एंड, तो हम इसको मान के चलेंगे कि करंट ईयर का शुरुआत। तो अगर करंट ईयर के शुरुआत में या लास्ट ईयर के अंत में आपको एडवांस दिया हुआ है, यहां पे अगर आपका एडवांस दिया हुआ, तो इसका संबंध कब से है, आगे से है। ये कहां, करंट ईयर से संबंध है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसका संबंध करंट ईयर से, यानी कि हमारा अगर कोई एडवांस लास्ट ईयर में दिया हुआ है, एंड ऑफ द लास्ट ईयर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये तो क्लियर हो गया। अगर कोई एडवांस इनकम देता है एंड ऑफ द करंट ईयर, सॉरी मैं यहां पे इसको मिटाता हूं, यहां पे नहीं जोड़ेंगे हम लोग, कहां जोड़ेंगे, यहां पे जोड़। अगर कोई एडवांस देता है एंड एंड में देता है, एंड ऑफ द करंट ईयर, तो इसका संबंध कब से होता है, आगे होता है। आप देख लो, एंड ऑफ द करंट ईयर है, यानी आगे की तरफ भाग रहा है, यानी कि 2021 की तरफ भाग रहा है, नेक्स्ट ईयर की तरफ भाग रहा है, और नेक्स्ट ईयर की तरफ भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा करंट ईयर से संबंधित तो है नहीं, आगे से संबंधित है, तो हम क्या करेंगे बाबू, हम माइनस कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटा देंगे, क्योंकि एक ही लॉजिक रखो, हम क्यों बोल रहे हैं कि 2020 का जो भी मतलब करंट ईयर का जो भी हमारा इनकम होगा, हम उसको जोड़ेंगे, बाकी जो आगे और पीछे होगा वो हम घटा देंगे, क्योंकि 2019 का वो इनकम संबंधित था, तो 2019 के इनकम एक्सपेंडिचर में गया होगा, 2019 के फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी गया होगा। और अगर 2021 से संबंधित है तो बोले बाबू इंतजार करो, तुम 2021 में जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उसमें तुम जोड़ देना। ठीक है, अभी हम 2020 का बना रहे हैं, तो 2020 से संबंधित जो होगा इनकम और एक्सपेंसेस, हम केवल उसी को जोड़ेंगे, और अगर उसमें कोई घुसा होगा 2000 पिछले साल का या अगले साल का, तो हम घटा देंगे, क्योंकि पिछले साल का बाबू तुम ऑलरेडी चले गए हो फाइनल अकाउंट में, और अगले साल का अभी तुम इंतजार करो, आगे जब 2021 का बनाएंगे तब तुम जाना। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास कोई एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हो, तो चूंकि एंड ऑफ द करंट ईयर ऑलरेडी है, एडवांस आगे की ओर भागता है, क्योंकि एडवांस का संबंध आगे से होता है, यानी नेक्स्ट ईयर का संबंध, नेक्स्ट ईयर से संबंधित ये एडवांस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ये लॉजिक तो मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे कि आउटस्टैंडिंग का संबंध पीछे से होता है, और अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर से संबंधित है तो उसको हम घटा देंगे।
और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर से संबंधित है तो उसको जोड़ देंगे। एडवांस में हम उल्टा करेंगे, अगर एडवांस इनकम शुरुआत में ही दिया है, इसका मतलब हमारा शुरुआत में दिया है, इसका मतलब हमारा करंट ईयर से संबंधित है, हम जोड़ देंगे। और अंत में दिया है तो हम घटा। ये तो थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। लेकिन मेरे बाबू, एडजस्टमेंट का इंपैक्ट तो दो जगह जाता है। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक जगह दिखाने से तो काम नहीं चलेगा। आपने एक जगह तो प्लस माइनस कर दिए इनकम एक्सपेंडिचर में, अब दूसरा जो बैलेंस शीट का इम्पैक्ट होगा वो भी तो डालना है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो चलो बात करते हैं बैलेंस शीट के इफेक्ट को। अगर हम तुमसे ये पूछें कि आउटस्टैंडिंग फीस तुम्हारी ड्यू रखी है, यानी हमारा इनकम है और वो मुझे मिला नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो पैसा मुझे वापस मिलेगा। हम बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग फीस है हमारी, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या कोई भी इनकम है, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम है जो ड्यू है, मैंने कमा लिया है लेकिन पैसा अभी तक आए नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो पैसा आएगा, फ्यूचर में आने वाला है। और जब भी कोई भी ऐसा आइटम जिससे भविष्य में पैसा आने वाला हो, वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए असेट होता है। समझ रहे हो? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि तुमने हमारे पास ट्यूशन पढ़े और तुम्हारी फीस अभी बाकी है, तो क्या बोलोगे? सर हाँ सर, थोड़ा दिन रुकिए, मैं थोड़ा दिन के बाद दे दूंगा। यानी आज नहीं तो कल कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो तो पैसा आने वाले हैं। और अगर ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि अगर जहां से कहीं से भी पैसा आने वाले होते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए बाबू एसेट होते हैं। वो हमारे लिए क्या होते हैं? असेट होते हैं। तो चाहे वो करंट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग हो या लास्ट ईयर से संबंधित, अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमारे लिए क्या होंगे? सेट होंगे। तो मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, ये भी हमारे लिए असेट है और ये भी, दोनों आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है? असेट है। अब ये करंट ईयर है तो करंट ईयर का असेट है, ये लास्ट ईयर का था तो ये लास्ट ईयर का असेट है। ठीक है, आगे चल के आप लोग सीखोगे कि क्योंकि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो आपको बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए बोलता है तो आपको एक बैलेंस शीट तो साल के शुरू में बनाना पड़ेगा और एक साल के अंत में, तो आपको दो दो बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है। इसीलिए अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर से संबंधित है तो वो लास्ट ईयर के लिए असेट है, और करंट ईयर से संबंधित है तो वो करंट ईयर का असेट है। ठीक है, बट हाँ, अगर वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर के अंत तक भी उसका पेमेंट आया नहीं है, तो वो करंट ईयर के लिए भी वो हमारे लिए असेट होगा। ये चीज हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस की। तो बाबू हम ये बोले कि तुमने एडवांस ट्यूशन फी दे रखे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है सर, हम तो आपसे पढ़ के ही जाएंगे। मतलब आपने एडवांस दे रखा है और अभी तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, यानी हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है कि आपने ट्यूशन फी एडवांस दिए तो हमको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना है। ठीक है, यानी एडवांस कोई भी चीज आता है, कोई भी एडवांस इनकम आता है तो साथ में लाइबिलिटीज भी लेके आता है, एक जिम्मेदारी भी लेके आता है। ठीक है, अगर कहीं से भी कुछ एडवांस इनकम आ रही है तो साथ में एक जिम्मेदारी आ रही है कि हम पैसा तो तुमको एडवांस में दे दिए लेकिन तुमने अभी तक काम नहीं किया है, वो काम तुमको करना है। तो इसका मतलब हुआ कि एडवांस इनकम के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसीलिए ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है। चाहे इनकम करंट ईयर से एडवांस इनकम संबंधित हो या पास्ट ईयर से, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है। तो ये करंट ईयर का है तो ये करंट ईयर की लाइबिलिटीज है, और ये लास्ट ईयर है तो ये लास्ट ईयर की लाइबिलिटीज। अब देखो, लास्ट ईयर की लाइबिलिटीज अगर करंट ईयर के अंत तक भी उसका पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब उस एडवांस इनकम तब भी एडवांस ही था, अभी तक उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, यानी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो वो लाइबिलिटीज करंट ईयर की भी होगी। ठीक है, चलो, आई होप आपको इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट बेसिकली समझ में आ गए होंगे कि इनकम से रिलेटेड दो ही टाइप के एडजस्टमेंट मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग या तो करंट ईयर से संबंधित है या फिर वो लास्ट ईयर से संबंधित, उसी तरह से एडवांस ये करंट ईयर से संबंधित है या फिर लास्ट ईयर से संबंधित। ठीक है, तो इसके ये इंपैक्ट है। प्लस माइनस आपको मैं नहीं बोलूंगा रट्टा लगाने के लिए, जस्ट लॉजिक लगाओ। ठीक है, एक लकीर ड्रॉ कर दो और देखो कि हमारा अगर वो आउटस्टैंडिंग या एडवांस करंट से ईयर से संबंधित है तो फिर हम इसको जोड़ेंगे, और अगर लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर से जा रहा है तो हम उसको घटाएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का संबंध पिछले से होता है, एडवांस का संबंध अगले से होता है।
जब अगर मान के चलो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के अंत में है, करंट ईयर के अंत में है, इसका मतलब पीछे की ओर भाग रहा है, यानी पूरा करंट ईयर को फॉल कर रहा है, इसीलिए हम जोड़ दिए। और अगर करंट ईयर के शुरुआत में ही था, यानी वो पिछले साल से संबंधित था, इसीलिए हमने क्या किया, घटा। उसी तरह से एडवांस का भी हमने लॉजिक लगाया, और हमने बताया कि आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो, यानी पैसा आना बाकी है, तो पैसा भविष्य में आएगा तो वो हमारे लिए एसेट है, और एडवांस में आ गया तो इसका मतलब साथ में लाइबिलिटीज भी लेके आया, और लाइबिलिटीज लेके आया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस से जुड़े हुए एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे, मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ एडिट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अगर कोई खर्चे से संबंधित एडजस्टमेंट हो तो उसको कैसे दिखा जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कुछ चेंज कर लेता हूँ, इसको हटाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई भी खर्चा से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा, सबसे पहले आपको खर्चे कहाँ दिखेंगे, तो आपको सबसे पहले जो खर्चे दिखेंगे वो दिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, अमाउंट गिवन इन पेमेंट्स, यानी कि किस साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड, तो वो आपको कोई भी खर्चे होंगे वो आपको दिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में। चूंकि ये खर्चा है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम रूल अप्लाई होता है, और डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि अगर क्रेडिट किए हो तो फिर क्या करो, डेबिट करो। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में ऑलरेडी खर्चा को दिखा रखा है, तो आपका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। चूंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में था, ये कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, इसीलिए इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, अब खर्चे भी जो या तो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, या क्या हो सकता है कि खर्चा एडवांस भी मिल गया। एडवांस के खर्चे को ही हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो खर्चा या तो आउटस्टैंडिंग है या फिर क्या है, एडवांस है। ठीक है, तो जहां जहां इनकम है इसको आप लोग क्या कर लेना, खर्चा लिख लेना। मैं इसको मिटा के फिर से लिखा देता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरे लिए आसान हो गया, बट आप लोग को थोड़ा सा डबल करना पड़ेगा, मैं तो बस मिटा दिया, एडवांस एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं, अगर मेरे कोई खर्चे हैं, मुझे स्टाफ को सैलरी देनी थी बट वो आउटस्टैंडिंग रह गई। ठीक है, वो क्या रह गई, आउटस्टैंडिंग रह गई, उसका संबंध पिछले से है या अगले से, तो लॉजिक तो वही है जो मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग का संबंध क्या होता है, पीछे से होता है, और एडवांस का संबंध आगे से होता है। तो अगर आउटस्टैंडिंग आपको बिगिनिंग में दिया हुआ है, यानी कि करंट ईयर के बिगिनिंग में, यानी कि लास्ट ईयर के एंड में दिया हुआ है, तो वो आउटस्टैंडिंग पीछे से संबंधित होगा, आउटस्टैंडिंग। और अगर आउटस्टैंडिंग यहां पे है, एंड ऑफ द करंट ईयर है, तो वो क्या होगा, आगे से संबंधित होगा। तो लॉजिक तो वही है जो इनकम का लॉजिक था, कि आउटस्टैंडिंग होगा, अगर करंट ईयर के एंड में होगा तो यानी पीछे से संबंधित होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। लॉजिक तो वही रहने वाला है, लॉजिक तो हमारा चेंज नहीं होगा। उसी तरह एडवांस भी अगर एंड ऑफ द करंट ईयर है, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहा है तो हम घटा देंगे, और एडवांस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जो आपने इनकम में जो प्लस माइनस का लॉजिक लगाया था, वही खर्चा में भी उस एडजस्टमेंट सारे के सारे प्लस माइनस सेम रहने वाले। ठीक है, और स्टैंडिंग का संबंध पीछे से है और एडवांस का संबंध आगे से है, तो जो करंट ईयर में जो फॉल करेगा उसको जोड़ेंगे, और जो पीछे या आगे जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लॉजिक हमारा सेम रहने वाला, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस शीट इफेक्ट जाने, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इसका दो इंपैक्ट तो जाने वाला है। ठीक है, एक इंपैक्ट तो आपने देख लिया कि इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस माइनस करेंगे, और दूसरा इसका इंपैक्ट हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में नेचर समझो, अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है,
मैंने कोई रेंट रेंट पे मेरा ऑफिस चल रहा था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक मैंने ऑफिस रखा था जहां पे हम लोगों की सेवा करते थे, वो ऑफिस रेंट पे था। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब भविष्य में हमको रेंट पे करना पड़ेगा, यानी कैश का आउटफ्लो होगा, कैश जाएगा हमारे पास से। और अगर कैश जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज हो जाता है। अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज हो जाएगा। हम इसको क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटीज के रूप में। ठीक है। अब लाइबिलिटीज करंट ईयर का ये हो गया, यहां भी आउटस्टैंडिंग है तो ये भी लाइबिलिटीज होगा, लेकिन ये लाइबिलिटीज क्या होगा, प्रीवियस ईयर के लिए। बट अगर चुकाया नहीं गया है तो वो करंट ईयर के लिए भी लाइबिलिटीज बना है। एडवांस खर्चे की बात करते हैं, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। अब देखो एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। रेंट हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, स्टाफ का सैलरी मैंने एडवांस में दे दिया, तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्यूचर में अगर उसका बेनिफिट मिलने वाला है तो वो हमारे लिए असेट के रूप में हो जाता है। तो हम इसको असेट के रूप में, कोई भी एडवांस खर्चे होंगे तो हम लोग उसको असेट के रूप में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, असेट के रूप में। क्या बच्चों, असेट के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, यहां भी एसेट के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर, ये हो जाएगा लास्ट ईयर। तो आपने क्या देखा कि खर्चा से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट था, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में खर्चे को दिखाते हैं और उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर रहता है उसको जोड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर रहता है घटाते हैं, एडवांस का खर्चा एंड ऑफ द करंट ईयर रहता है उसको घटाते हैं, और एडवांस का खर्चा एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर रहता है जोड़ते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, लॉजिक लगाओ और देखो कि अगर करंट ईयर में जो फॉल कर रहा है उसको जोड़ना है, और जो लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है उसको घटाना है। अब ये जो प्लस माइनस का इफेक्ट जैसे इनकम में करते थे वैसे ही खर्चे में भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। बस बैलेंस शीट इंपैक्ट क्या होता है, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया तो वो एसेट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग खर्चा हो गया तो लाइबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो पैसा आने वाले हैं इसीलिए एसेट हो गया, अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो पैसा भविष्य में जाएगा इसीलिए लाइबिलिटीज हो गया। एडवांस में इनकम मिल गया तो हमारे साथ जिम्मेदारी आ जाती है कि पैसा तो बाबू ले लिए तो अब साथ में काम भी करना पड़ेगा। अगर एडवांस में हम ट्यूशन फी ले लिए तो भविष्य में हमको पढ़ाना भी पड़ेगा, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। इसीलिए कोई एडवांस इनकम होता है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, और अगर कोई एडवांस एक्सपेंसेस होता है, खर्चा का पेमेंट एडवांस में कर दिए तो हमारे लिए ये एक असेट होता है, क्योंकि हमको उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है तो होता है। इसीलिए एडवांस में कोई खर्चे होते तो हमारे लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं। अब देखो, कभी कभी खर्चा के अलावा आपको एक नया आइटम मिलेगा, कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स का बोला जाता है इसको। अब देखो कंज्यूमेबल्स में क्या होता है कि कंज्यूमेबल्स में आते हैं स्टॉक आते हैं, ठीक है, स्टेशनरी आइटम आ जाएंगे। अब ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ऐसा खर्चा जिसका जिसे हम जिसका कुछ स्टॉक भी बचा रह जाता है, ऐसा खर्चा जिसका कुछ स्टॉक भी बचा रहता है, कोई स्टॉक के आइटम होंगे, कोई स्टेशनरी के आइटम हो गए, कोई खाने पीने के आइटम हो गए, तो वो सब जिसे हम स्टॉक करके रख सकते हैं वो होता है कंज्यूमेबल्स। इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल्स। इसको यहां पे मैं लिख देता हूं कंज्यूमेबल्स। ठीक है, जिसे हम कंज्यूम्स कर सकते हैं, जिसे हम खर्चा कर सकते हैं और जिसे स्टॉक के रूप में रख सकते हैं। तो उसमें खासियत क्या होता है कि आपको उसमें भी आउटस्टैंडिंग खर्चे एडवांस मिलेंगे, साथ में एक नया आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, वो होता है स्टॉक का। उसमें कुछ पहले से स्टॉक बचे रहेंगे, उसको ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो जिसका खपत होना बाकी है, यानी कि जो बच जाएंगे, जो पहले से बचे रहेंगे उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और जो साल के अंत में जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, वो स्टॉक हो सकते हैं, कोई स्टेशनरी हो सकता है, कोई भी दूसरा कंज्यूमेबल आइटम हो सकते हैं जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब आपके पॉइंट में होगा कि सर इसको हम एसेट क्यों नहीं मान सकते हैं, ये हमारा, क्योंकि हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो हम इसको एसेट क्यों नहीं मान सकते। देखो ये जो खर्चे होते हैं ना ये बार बार आने वाले नेचर के। स्टेशनरी, कोई कॉपी, कोई पेन, ये सब खरीदना है, कोई स्टॉक है तो इसको बार बार खर्चा करना पड़ता है, और जो बार बार खर्चा करने वाले खर्चे होते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो हमारे असेट नहीं हो सकते, उसे हम खर्चा के रूप में ही दिखाएंगे। उसे हम क्या दिखाएंगे, खर्चे के रूप में ही दिखाएंगे। तो अगर कोई कंज्यूमेबल्स होता है तो हम उसे खर्चा की तरह ट्रीट करें। अगर उसमें आउटस्टैंडिंग है, कोई एडवांस है, तो जैसा मैंने आपको ट्रीटमेंट अभी दिखाया है वैसा ही ट्रीटमेंट हम करेंगे। बट अगर कंज्यूमर्स के कोई स्टॉक बचे रहते हैं तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए वो देखो। मैं तुमको उसका ट्रीटमेंट दिखा, यही मान के चलो 2019 तुम्हारा करंट ईयर था,
सॉरी 2020 तुम्हारा करंट ईयर था, 2019 लास्ट ईयर है, 2021 तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है। अब यहां पे तुम देखो कि तुम्हारा क्या हुआ, यहां पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा, यानी साल के शुरू में कौन सा रहता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और साल के अंत में क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम ये देखो, मैंने जैसे जिस लॉजिक से बताया था कि आउटस्टैंडिंग का संबंध पीछे से होता है और एडवांस का आगे से होता है, इस उस लॉजिक से देखो कि मान के चलो तुम्हारे घर में कुछ खाने पीने का सामान रख गया, ठीक है, तो उसको जो तुम खर्च करोगे, कंज्यूम करोगे, आगे करोगे, फ्यूचर में करोगे या पास्ट में करोगे, जरा सोचो। तुम्हारे पास कुछ रसगुल्ले बचे हुए हैं, ठीक है, रसगुल्ले बचे हुए, तो रसगुल्ला पास्ट में खर्चा हो गया रहता तब तो बचता ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारे पास बचा हुआ है तो उसका यूज फ्यूचर में करने वाले, यानी ये जो ओपनिंग स्टॉक है बाबू, ठीक है, बहुत ही मैं लॉजिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और समझ में आ जाए, ठीक है, तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर अच्छे से समझ में आ गया, और जिसको नहीं आए वो भी बताना, तो मैं आगे से और भी अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, अगर तुम्हारे पास कोई स्टॉक बचा हुआ है, मान के चलो तुम्हारे पास रसगुल्ले बचे हुए हैं, तो उसका कंज्यूम आगे करेगा, आगे कब करेगा, ओपनिंग स्टॉक के आगे यहां करेगा, इस यानी करंट ईयर में करेगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में करता है, तो जैसे ही करंट ईयर से संबंधित है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जिसका संबंध आगे से, यानी कि साल खत्म हुआ वहां बचा है, तो उसका संबंध तो अगले साल जाके उस स्टॉक को यूज करोगे ना, इस साल तो यूज नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा कंज्यूमेबल्स का, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा कंज्यूमेबल्स का, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया कंज्यूमेबल्स में क्या क्या होते हैं, जनरली कंज्यूमेबल्स में होते हैं स्टॉक, स्टेशनरी, ये सब कंज्यूमेबल्स में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमेबल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल, इसको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। ये होता है स्टॉक, कोई स्टेशनरी आइटम हो गया जिसका खपत होता है, जिसे हम स्टॉक के रूप में रख सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब आता है कंज्यूमेबल्स के एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे बोला था ये 2019, यानी कि ये लास्ट ईयर था, ठीक है, इसे आपको याद रहेगा, ये आपका करंट ईयर था, ठीक है, 2020, ठीक है, और ये आपका 2021, ये आपका नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में बचा है, तो यानी करंट ईयर में उसको खपत कर लेंगे, इसीलिए हमको जोड़ देना है, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो उसको अगले साल खपत करना है, इसलिए घटा देना। तो ये भी आप नोट कर लो, ये भी आपके एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये कब होगा, ओपनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां रहेगा, ये रहेगा द एंड ऑफ करेंट ईयर, द एंड ऑफ करेंट, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर से संबंधित था उसको क्या किया, जोड़ दिया, और जो करंट ईयर से संबंधित था ओपनिंग स्टॉक, उसका यूज तो आगे करोगे, घटा दिए, ठीक है। अब इसका दूसरा इंपैक्ट सोचते हैं, बैलेंस शीट इफेक्ट। बैलेंस शीट इफेक्ट आप ही बताओ, शुरू से बचपन से पढ़ते आए हो कि स्टॉक जो होता है हमारा एसेट होता है, स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो ये भी कंज्यूमर्स का स्टॉक तो हमारे लिए एसेट ही होगा, इसे हम क्या मानेंगे, असेट मानेंगे। ये असेट क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर था, ये लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर का असेट हो गया, ठीक है, और ये करंट ईयर है तो करंट ईयर असेट, ये क्या हो गया, करंट ईयर है तो करंट ईयर का असेट हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम लोग कंज्यूमेबल्स को भी कैसे ट्रीट करेंगे, खर्चे की तरह हमको इसको ट्रीट करना है। क्लियर हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हम लोगों ने आज इनकम से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होता है वो हम लोगों ने आज सीख लिया।
इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। की क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है क्लास 11th के लिए और क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं उस ग्रुप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और वहां पे आप क्वेश्चंस वगैरह आप हमसे पूछ सकते हैं और रेगुलर क्लास का अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।